नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के कस्बा मोरना में चुनाव का आगाज जब कभी भी हो सकता है। औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है चुनाव का, लेकिन चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। और ये विधानसभा क्षेत्र पड़ता है मीरापुर। यहीं के मौजूदा विधायक चंदन चौहान को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से प्रत्याशी बनाया गया है। किस तरीके का चुनावी माहौल बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में है, मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में है, और किन मुद्दों के आधार पे इस बार लोग अपना वोट देने वाले हैं, उसी बारे में यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे चर्चा करेंगे। चाचा, क्या नाम है? नाम जमशेद है मेरा। जमशेद जी। तो कैसा माहौल आप महसूस कर रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर? किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप वोट दें? बस यो है, चंदन चौहान ने काम ठीक करा, उसे वोट देंगे हम। चंदन चौहान ने हमारे यहाँ क्षेत्र का आदमी है, उसके साथ पहले भी रहे हम, अब भी रहेंगे। 22 में आपने उन्हें दूसरे गठबंधन में वोट दिया था, आज चंदन चौहान दूसरे गठबंधन में चले गए तो भी वोट नहीं मिलेगी? हाँ, उसे ही देंगे भाई, उसके साथ बंधे हुए हैं हम पहले से ही। नारायण सिंह के जमाने से बंध रहे हैं उससे, इसलिए देनी पड़ेगी उसे बेचारे को। गुजरों के मोहल्ले में रहे। हाँ, गुज्जर समाज से है वो। बस ये है बात। गुजरों के मोहल्लों में रहे, ये भी वजह है कि आप चंदन चौहान को वोट देने हाँ की? हाँ जी, हाँ सही बात है। या उनके काम के उनके व्यवहार पे दे? हाँ, काम है उसको, बेचारा भला आदमी, हमारा काम आवे वो। हाँ, अब भी करवा रहा काम हमारा वो, रोड राड बनवा रहा हमारे। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वे कल किस गठबंधन में थे, आज किस गठबंधन में? ऐसे नहीं, वो पता चल जाए उसका, बैठने वाली बात है उसकी हमारी। हाँ। आपसी व्यवहार के आधार पर वोट दे रहे हैं? जी हाँ। क्या नाम है भाई? धनवंतरी नाम है जी। धनवंतरी। तो किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप 2024 में वोट दे रहे हैं? काम हो रहा है जी बढ़िया। चंदन जानने वाला है, ये हमारे पास का ही है, इसलिए वोट दे रहे जी। एक आधा बढ़िया काम भी तो बता। काम तो बहुत हो रहा है। बहुत बड़ा नाम बता। आपने कुछ है काम से? हाँ जी। आपने कुछ है काम से? नहीं, कुछ काम से खुश है, कुछ से नहीं है। सभी काम से सभी नहीं खुश हो करते, कुछ सही करा सरकार, कुछ गलत भी होगा। जब गद्दी पे बैठ जाते हैं सभी काम सही नहीं हो करते और गलत भी होते हैं। तो गद्दी में ही सब कुछ है, गलत काम भी उससे होने, सही भी वहीं से होने। क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार। ये मोरना से हो या आसपास के किसी गांव से? वाला सा। चोरावाला से हो? तो व्यक्तिगत तौर पे चंदन चौहान ने जो मान लो विधायक के तौर पर उनका कार्यकाल रहा है अब तक का, उससे कितने खुश और कितने नाखुश है आप? देखो जी, हम खुश को क्या कह सका। देखो, पहले गठबंधन में थे तो वोट दे दी थी, हमने भी दी थी भाई। गठबंधन की वजह से चुनाव जीत गए थे यहाँ से। जो माननीय चंदन सिंह जी चुनाव चुनाव जीतते थे। इस बार फिर लोक दल में वे गठबंधन में बीजेपी के साथ जा लिए भाई। वो तो आप देखो, दूसरा कैंडिडेट जब तक सपा का नहीं आता तो जब तक आप क्लियर नहीं कह सकते कैसा चुनाव रहेगा, कैसा माहौल रहेगा, क्या नहीं। वो तो अब अभी सुनने में जो आ रहा, बचपन है एक विजेंद्र चौधरी को घोषणा की है, वो सही है या गलत है तो अभी पता नहीं है। पर उसका अभी कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते क्या है चुनाव हम में। यही मान लें कि भाई विजेंद्र सिंह का टिकट डिक्लेयर होगा तो आप किस तरफ जाओगे फिर? वो माहौल देखेंगे जी, वो माहौल देखेंगे। वो ना कि कोई कैंडिडेट देखने के, ना पार्टी देखने के, वो माहौल बता होगा। चंदन चौहान से इसलिए नाराजगी है कि वो नए गठबंधन में आए इसमें? नहीं, नाराज नहीं, तो हमने नाराज तो नहीं बताया, ना नाराज है। तो वो तो अपने अपने समीकरण है ना, जैसा उनको सोचते हुए जाए गए हैं। पर आज एक जैसा कि गठबंधन में उन्हें फायदा गठबंधन में मुस्लिमों से ही मिला था। जैसे कि सीट पे फायदा मिला था वो मुस्लिमों ने ही, इस सीट पे उनको बढ़िया ठीक ठाक चुनाव रहा बढ़िया। वही इस बार अब क्या और बढ़िया रहेगा भाई। लोकदल में साथ में बीजेपी साथ में 60% मिलेगा। ये तो कोई भी आ जाएगा, यदि बसपा बीजेपी जाट को उतारती है, वोट नहीं मिल पाने की जाटों की, जो मिलेगी वो चंदन को ही मिलेगी भाई। उसमें इस बात वो क्या नाम है का, जो अभी इन्होंने बीजेपी ने घोषणा की थी, भारत रत्न जो दिया मान्य चौधरी साहब को,
तो उसका भी तो बहुत फर्क पड़ रहा है। और भाई क्षेत्र का आदमी है, देखो कुछ ही आदमी जो जुड़ा हुआ है वो देगा, और बाकी सही तो जब ही पता लगेगा जब दूसरी पार्टी सपा किस कैंडिडेट को उतारती है, मजबूत आएगा जब पता लगेगा। अभी नहीं पता लगा। इंतजार है उम्मीदवार का। हाँ, ये इंतजार है, वो जब ही बताएंगे। तो सब उम्मीद पार्टी को उम्मीदवार सामने होंगे, सही तस्वीर तभी साफ होगी, या अभी ऐसा आकलन कुछ लग रहा है कि भाई बिजनौर लोकसभा सीट में इस बार क्या चुनाव परिणाम आने जा रहा है? क्या नाम है चाचा, पहले तो वो बताओ। अमनपाल। तो अभी तस्वीर साफ है, या कैंडिडेट जब सामने आ जाएंगे सब तभी अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी बिजनौर लोकसभा की? नहीं, ये क्या मैं अकेला क्या आंकड़ा लगा सकता हूँ इस बात का? क्षेत्र बहुत बड़ा है, मैं तो गांव भी नहीं देखे सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के। अब उन लोगों की सभी की सोच मैं अकेला कैसे बता दूंगा? आपके अपने गांव में, अपने क्षेत्र में क्या माहौल आप मेरे महसूस गांव करते की भी सोच नहीं पता लगती, प्रधानी के इलेक्शन में पता नहीं लगती कौन कहाँ जा रहा कौन हैं? कहाँ। अपनी व्यक्तिगत बता दो आप। व्यक्तिगत मैं वोट नहीं देता, मैंने आज तक डाली ही नहीं। आज तक ना कोई अच्छा आदमी खड़ा हुआ ना मैंने वोट दी। अब आप बताइए। आपकी इतनी लंबी उम्र होगी, आपको कोई अच्छा कैंडिडेट मिला ही नहीं आज तक? आया ही नहीं आज तक कोई। जिस दिन आएगा उस दिन वोट करेंगे। बताइए, मतदान का अधिकार हमें है, कैंडिडेट का अधिकार पार्टी को है। क्यों? जब मतदान हम कर रहे हैं तो हम अपने ही बीच से तो चुन के भेजेंगे किसी आदमी को। क्या प्रोसीजर है बताओ आप? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हम अपने एक आदमी को चुन के भेजते हैं लोकसभा में और विधानसभा में, और उसका चुनाव कर रहे हैं कोई और बैठे हुए, हम करते नहीं। फिर हम मतदान क्यों करें? बताइए आप। मतदान हम जब भी तो करेंगे जब हम अपने किसी एक आदमी को उठाएंगे, तब उसे मतदान करके भेजेंगे, चाहे वो हार जाए जीत जाए। जब आदमी हमारे हाथ का नहीं है, ना हमें उसकी जानकारी वो कौन है, गुंडा है, बदमाश है, जेल से छूट का आ रहा है, हम उसे वोट कर दें? हम तो इतने बड़े मूर्ख नहीं है। चलो सरकार बताओ, सरकार आपके पैमाने पर खरी है कि नहीं है, जो मौजूदा सरकार है यूपी की और देश की? ऐसा है, सरकार की जो परियोजनाएं होती हैं पहले तो उन्हें पढ़ना पड़ेगा, इस सरकार ने क्या क्या योजनाएं निकाल ली हैं। दूसरी बात यह कि जो पीएमओ की रिपोर्ट होती है उसकी जानकारी होनी चाहिए, ये सरकार क्या कर रही है। तो वो सब पढ़ने के बाद में तब पता लगता है सरकार अच्छा कर रही है बुरा कर रही है। अब मैं ऐसा कैसे डिसीजन ले लूं? आप बताइए, एक सड़क बन रही है जो प्रशासन बना रहा है, ठीक, प्रधानमंत्री को तो उसके बारे में जानकारी भी नहीं। अब मैं खुश हो जाऊं कि मेरे प्रधानमंत्री ने सड़क बना दी तो मैं तो मूर्ख हूं? आप बताइए। अरे सड़क तो प्रशासन बना रही है, शासन का तो कोई है ही नहीं, शासन तो मंजूर करती है। अब पता नहीं कौन से शासन ने मंजूर करी होगी ये सड़क। ऐसा तो नहीं होता कि इसी ने करी इसी ने कर दी। क्या पता जो पहले शासन रहा हो उसकी मंजूरी में हुई हो और प्रशासन अब सड़क बना रहा है। तो मैं श्रेय किसे दूं? कैसे डिसाइड करूं कि इस शासन ने पास करी थी और ये प्रशासन बना रहा है? अगर राष्ट्रपति शासन लगता है, कार्य तो जब भी चलते रहे, तो किसे श्रेय दोगे आप? राष्ट्रपति को? नहीं। बताइए आप। मेरी बात गलत हो तो आप बताओ। कह तो सही है, लेकिन अगर हर आदमी की सोच आप जैसी हो जाएगी तो फिर ये तो लोकतंत्र का जो महापर्व कहा जा चुनाव का आप वजूद ही खत्म हो जाएगा। शकल और अक्ल पूरी दुनिया में किसी की नहीं मिलती, तो फिर मैं उन सब लोगों की सोच मैं अकेला कैसे बता दूंगा? आप बताओ। मैं अपनी बता सकता हूं मेरी क्या सोच है, मेरी सोच के बारे में पूछिए आप। आपके हिसाब का कैंडिडेट नहीं लाती पार्टी को? हाँ, तो क्या हम अपने बीच का? निर्वाल जी हैं हमारे बीच के हैं? बताओ क्या था, उन्हें टिकट मिलता नहीं जो हम उन्हें वोट करें। हमारे क्षेत्र के हैं, अच्छे आदमी हैं, गुडविल बहुत अच्छी है, पर्सनल हम उन्हें जानते हैं, हमारा क्षेत्र है। तो जब हम वोट करेंगे तो हम किसी अपने आदमी को वोट करेंगे। अब एक आदमी उठकर आ गया क्या था तमिलनाडु से, एक आदमी उठकर आ गया कश्मीर से, उसके बारे में हम जानते नहीं कुछ भी, उसे हमने वोट कर दी तो हम तो मूर्ख हुए। हमने उसे वोट का मतलब सपोर्ट है, मतदान से ही तो बनेगा। तो हमने गुंडे को बना दिया, और फिर वो गुंडा जब अत्याचार कर रहा तो फिर हम रो रहे, ओ तो गलत हो गया भाई, गुंडा बना दिया। तो गलती तो हमारी है।
तो मतदान हमें सोच समझ के करना चाहिए, हमें फिर बाद में नहीं गलती निकालनी चाहिए। अब मोदी जी गलत बैठ गए, राहुल जी गलत बैठ गए, अरे भाई बैठाए किसने? हमने तो आपने तो बैठाए। करा ही नहीं, आज लो मतदान फिर। तो इसलिए मैं चाहता ही नहीं हूं इस सरकार को, ये काम ही नहीं करती। अभी लोग बाग शासन प्रशासन में डिवाइड नहीं कर पा रहे, कौन क्या कार्य करता है, कौन क्या करता है। किससे पूछो विधानसभा की कितनी सीटें हैं ऑल इंडिया, बताइए आप। सर से विचार पूछ लो और मुझे शाम को बता दियो कि इंडिया में विधानसभा कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं। अरे हमें सीटों के बारे में जानकारी नहीं, और हम भाषण दे रहे लंबा चौड़ा, वो बन जाएगा, वो बन जाएगा, वो बन जाएगा। अरे भाई हमें क्या पता, बताओ आप। सबके विचार, हम इतने यहाँ लोग खड़े हैं, सबके विचार अलग अलग हैं, तो फिर मैं कैसे बता दूंगा इन सबके विचारों को, बताओ। क्या लग रहा है नहीं, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में 10 साल से जो एमपी बने, जनता के बीच में कुंवर भारतेंद्र की उपस्थिति भी कम रही, और फिर मलूक नागर चुने आप लोगों ने 2019 में, उनकी उपस्थिति भी कम रही। क्या ये चीज भी इस बार इस चुनाव में मुद्दा बनने वाले है बिजनौर लोकसभा? हम तो जनता के साथ है, जहाँ जनता है वहीं हम हैं। आप खुद भी तो जनता है। नहीं नहीं, अभी हमारी वोट नहीं बनी, जब वोट बनेगी वोटिंग करेगा। बहुत बढ़िया। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार है काजी अमजद अली। अमजद भाई, कैसा माहौल आप महसूस कर रहे हैं इस 2024 के चुनाव में? माहौल अभी देखिए, चुनाव का पूरी तरह से तो बना नहीं है। यहाँ तक मैं समझ रहा, अब मुद्दे कम हैं और प्रचार ज्यादा है, तो जेन्युइन चीजों पे तो अब ज्यादा ना रहा, अब तो चीजें हाइप की जाती है कहीं ना कहीं। और जो लोकसभा है हमारी बिजनौर, ये बहुत टिपिकल है, और इसका तो मैं कहूँ दोबारा से ही परिसीमन किया जाए, क्योंकि 3 कमिश्नरी, 3 जिले, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, तीनों की कमिश्नरियां भी जुदा जुदा हैं। तो जो यहाँ के सांसद बनते हैं वो बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं, चाहे वो भारतेंदु जी रहे हों, चाहे वो मलूक नागर जी रहे हों, या समथिंग जो भी कोई अब बनेंगे। तो एक बड़ी चुनौती उस सांसद के सामने रहे, यह ऐसा मैं समझता हूँ। फिर उसके बाद जनता कि जी वो तो हमारे बीच में नहीं आ रहे, फला नहीं आ रहे, उनके सामने एक ऐसी स्थिति फंस जाती रही होगी कि वो शायद जनता की उतनी उम्मीदों पे नहीं उतरते होंगे। तो अब जो फिलहाल चुनाव की बात है, जहां तक मैं देखता हूँ, चंदन चौहान जी, उनके स्वर्गीय फादर भी रहे हैं यहाँ से लोकसभा सीट से सांसद, तो बड़ी अच्छी उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि वो भी रहे। और अब कागजी तौर पे तो उनका आंकड़ा भी मजबूत है चंदन जी का। अभी भी आज ही विजेंद्र जी बसपा से कोई वायरल हो रही है चीजें, पता नहीं कहाँ तक सच है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो बसपा से उम्मीदवार बने हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का लोगों को इंतजार है कि उसके आने के बाद चीजें कुछ कहीं ना कहीं खुलेंगी, और किस वे में चुनाव जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। अभी अच्छा, गठबंधन में सीट आई है आरएलडी पे, और बीजेपी के और आरएलडी के बीच का आज की स्थिति में आपको क्या लगता है भी समन्वय यहाँ क्षेत्र में ठीक है? उतनी सपोर्ट मिल पाओगी पार्टी को एक दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। उनके कुछ प्रत्याशी थे जो भावी थे, प्रिंस चौधरी जी, और एक थे अपना मौसम चौधरी जी, तो काफी उन्होंने मेहनत की, यहाँ के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया। तो ये सब जो फसल बोई हुई है मैं समझता हूँ भाजपा की है। अब उसको काटने के लिए लोकदल आ जाए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अजीब लगेगा। लोकदल के कार्यकर्ता उतने सक्रिय नहीं थे, तो फसल बोई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, और उसको काट ले जाए कोई और, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है अजीब सा लगता है। ये कार्यकर्ताओं का, जो भाजपा के कार्यकर्ताओं, मैं अपनी वे से कह रहा हूँ, हतोत्साहित करने वाला निर्णय है कि पूरे साल हम मेहनत करें, 5-5 साल, और उसके बाद पता लगे कि भाई साहब फसल तो कोई और ले जाएगा, बीज तो कोई और ले जाएगा। मैं नहीं समझता ऐसे निर्णय पार्टी को लेने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है वीरपाल सहरावत जी, तो जो अमजद भाई कह रहे हैं कि फसल आप लोगों ने बोई, जमीन की निराई गुड़ाई भी करी, बुआई भी करी, और फसल अब आरएलडी कटेगी यहाँ पे, तो इससे कुछ मनोबल डाउन होता है कि जैसा अमजद भाई कह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब गठबंधन 2 पार्टी में होता है तो गठबंधन धर्म निभाना प्रत्येक दल का दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। गठबंधन में 2 या हमारी जो बिजनौर लोकसभा सीट है वो आरएलडी के पास चली गई तो कोई बात नहीं, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक वोटर आरएलडी को वोट देगा।
और संभवतः अरल्ले को यहाँ से जिता के भेजे। क्या नाम है भाई जी? अरुण कुमार। अरुण भाई, कैसा माहौल आप मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में आज की तारीख में देख रहे हैं चुनाव को लेकर? बढ़िया माहौल है चुनाव के लिए। भाई कैंडिडेट ठीक है, आरएलडी का है, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपस में समझौता हो गया, पार्टी का हमारा मिल ही गए, तो क्या दिक्कत है जी? कोई बात नहीं, बढ़िया तो चुनाव लड़ेंगे, लड़ाएंगे, जीतेंगे। आज की तारीख में आपको क्या लग रहा है कि भाई क्या मार्जिन बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में रह सकता है इस बार? देखो, मार्जिन का आकलन तो अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी कैंडिडेट भी पूरी तरह से दूसरी पार्टी जो विपक्षी पार्टियां उनके तय नहीं हुए, तो मार्जिन तो अभी तय नहीं, इसलिए नहीं कर सकते थोड़ा। लेकिन आज हम मजबूत स्थिति में हैं, कोई दिक्कत नहीं, चुनाव बढ़िया चुनाव है लोकदल के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो कह रहे हैं मजबूत स्थिति में, दाव में दम है क्या? हाँ बिल्कुल, दाव में दम है। क्योंकि इस क्षेत्र के आप सीनियर पत्रकार है, और जब आंकड़े सामने होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी विश्वसनीयता पे वो आंकड़े खरे उतरे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अमजद भाई, मैंने पहले भी कहा था जब चंदन जी का चुनाव हो रहा था कि वो विधायक बनेंगे, श्योर। तो मीरापुर विधानसभा से वो बहुत अच्छे मार्जिन से बने, और इस बार मैं बता रहा हूँ अभी तक वो मजबूत स्थिति में चंदन जी के। अभी लास्ट जो हमारे मलूक नागर जी रहे, 70,000 के लगभग उनकी जीत हुई थी, लेकिन वो बसपा, लोकदल और समाजवादी तीनों के प्रत्याशी थे। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बसपा का वोट अलग निकाल दीजिए आप, समाजवादी का भी अलग, तो 3 जगह तो वहां डिवाइड हो गया। और जो हमारा भाजपा का वोटर है वो अपनी जगह मजबूत है। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है 19-20 कोई कार्यकर्ता रहा होगा, लेकिन चुनाव आते आते मैं समझता हूँ भाजपा एक बहुत बड़ा अच्छी टीम वर्क के साथ में अपनी आएगी, और राष्ट्रीय लोकदल के साथ जो उनका कॉम्बिनेशन हुआ है, बहुत मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। तो चंदन जी बहुत बेहतर स्थिति में है आज तक। तो एक और पत्रकार साथी हमारे साथ में है, नरेंद्र बालियान जी। बालियान जी, क्या लग रहा है यहाँ मोरना क्षेत्र में, मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल आप महसूस कर रहे हैं? देखो, अभी तो दूसरा कैंडिडेट सामने नहीं है, अकेले का माहौल कुछ नहीं है। वैसे हम जो है लोकदल के परंपरागत वोटर है, पहले से ही नाराजगी है। चंदन चौहान विधायक बन के गए, क्षेत्र में नहीं आके देखा, जितना उन्हें वोट मिला और अब टिकट भी मिल गया, अब भी कार्यकर्ताओं के बीच नहीं है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के और चंदन के बीच दूरी है, और अगर वह दूरी नहीं भरी गई तो इसका खामियाजा तो चंदन को उठाना पड़ेगा। क्षेत्र में उपस्थिति कम है विधायक जी? हाँ, लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे जो युवा हैं वो उस हिसाब से, मैं नहीं समझता कि सक्रिय हो पाए चंदन जी। जैसा कि लगता था चुनाव के पहले 1 साल पहले से वो सक्रिय हो गए थे, और जुलाई में उन्होंने अपना यहाँ किया था, और चुनाव उसके अगले साल हुए। तो जिस स्टांस के साथ में, जिस मजबूती के साथ में चंदन जी यहाँ आए थे, वो लोगों की उम्मीदों पे खरा ना उतरे। जैसे कि शादियां और थोड़ा सा खुशी गम होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं चंदन जी की उपस्थिति लोगों के मुताबिक कम रही। तो एक युवा होने के बावजूद भी अगर आप इतनी एनर्जी नहीं दिखा पाते, तो थोड़ा कहीं लोगों में वो निराशा हुई। और मैं समझता हूं कि अगर उनमें थोड़ा सा ये सलाहियत है, तो उन्हें अपने आप को कहीं ना कहीं दिखाना होगा कि भाई मैं युवा हूं और मैं फुल स्टांस के साथ में अब लोकसभा के लिए आया हूं। तो ये गैप जो इसमें हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि ये नेगेटिविटी पूरे में फैल जाए, कि अगर यहाँ से मीरापुर से ये चीजें अगर 4-5 जगह फैल गई, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो जाएगी। कि यहाँ का वोटर्स अगर वो वायरल करेगा उस चीज को कि भैया हमारे यहाँ तो आते ही नहीं है, तो वो गलत वे में चला जाएगा। ये गैप, ये चीजें चंदन जी को हर हाल में करनी होंगी, वरना तो वो लगता है कागजों मजबूत है, लेकिन चुनाव है भैया, 2 रात में कहीं से कहीं चीज हो जाएगी, सामने विपक्ष भी है। तो ये चीजें चंदन जी को मैनेज करनी होंगी। और फिर जैसा कि भाई कह रहे हैं कि अभी समाजवादी का तो उम्मीदवार अभी घोषित ही नहीं है, अब वो अलग चीज है, वो क्या करेगा कल को, वो भी कुछ करेगा, बहरहाल इनकी कमियां भी निकालेगा, ये खूबियां बताएंगे तो वो कमियां भी निकालेगा कहीं। तो ये चीजें तो करना होंगी कहीं ना कहीं, ये लैब्स तो पूरे करने होंगे मीरापुर विधानसभा में, श्योर। कहीं ना कहीं जहां हम लोग जाते हैं, खासतौर से मुस्लिमों में, वो लोग कहते हैं कि वो जो हम, एक तो हमको धक्का ही लगा कि भैया जिसके खिलाफ हम चुनाव लड़े वहीं आप पहुंच गए, दूसरा आप उस हिसाब से हमारे बीच में ना आ पाए। तो ये चीजें हैं, चंदन जी को कहीं ना कहीं ये गैप्स पूरे करने होंगे, और भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनको भी साथ में लेके आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, चूंकि गठबंधन बदल गया, पिछली बार समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था 2022 में, अब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। खासतौर पर मुस्लिम वोटर क्या खुद को ठगा महसूस कर रहा है वो? हाँ बिल्कुल,
कि पिछले कई सालों से ऐसा हुआ कि जो मुस्लिम क़यादत है या मुस्लिम लीडरशिप है वो कमज़ोर हुई है। अब उसकी कमज़ोरी की वजह बहुत सारी हैं और फिलहाल जो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी वीडियोस, ऐसी खबरें कहीं ना कहीं से वायरल हो जाए तो वो कहीं ना कहीं समाज में खाई का काम पैदा करें। बनती है फिर बिगड़ जाती है, बनती है फिर बिगड़ जाती है। तो फिलहाल मुस्लिमों के लिए बड़ी अजीब मुश्किल पैदा हो गई कि जो लोग सेकुलर अपने आप को कहते हैं फिर वो जाके कहीं ना कहीं बीजेपी से कम्बिनेशन कर लेते हैं। कल आप सेकुलर थे, आज आप कम्बिनेशन कर लिए, अब मुस्लिम कहाँ जाए? उसके लिए बड़ी समस्या पैदा हुई। अखिलेश जी नाराजगी अखिलेश जी इसी में मुसलमानों को बहुत ज्यादा है कि जब भी उनको कोई काम पड़ता है तो अखिलेश जी का कोई आदमी उनके बीच में नहीं आता। अब लोकदल जी को इतने सारे वोट दिए, कई सारे हमने एमएलए बना दिए, जब उनकी कदर बढ़ गई तो अब मुस्लिम याद न रहे। तो ये शिकायत तो है कहीं ना कहीं, और ये शिकायतें, ये चीजें कहीं ना कहीं चुनाव में लैब्स 10-5 हजार का भी अगर कर दिए तो वो एक फैक्ट जाएगा कहीं ना कहीं। एक चीज होती है कि भाई मान लो एक, ठीक है, हमें पता है कि भाई एक आदमी दूसरे खेमे में खड़ा है, एक आदमी अपने खेमे में था, दूसरे खेमे में गया, तो नाराजगी है। और एक स्थिति है भाई खार खा के बैठ जा आदमी। तो आज क्या मुस्लिम खार खा के बैठ गया क्या आरएलडी से? देखिए, खार खा के जाएंगे कहाँ, ज्यादा क्या करेंगे, वो वैसे की पतंग उड़ा सकते हैं, लेकिन वो भी समझ में आ गया कि होने वाला कुछ नहीं। क्योंकि खार अगर आप खाओगे, आप खुद खार खाओगे तो दूसरा भी घात लगाए बैठा है। तो ये घातबाजी की बाजी और ये खार वाली ये चीजें हमें निकालनी होंगी। मुसलमानों को आगे आना होगा केवल अपने सियासी मुद्दों को लेके, हमें भावनाओं से पीछे हटना होगा। ये जातिवाद, धर्मवाद, इन चीजों को कहीं ना कहीं हमें अलग रखना होगा। और सियासत का मतलब सामाजिकता, सामाजिकता के मुद्दों को लेकर आप सियासत में आइए, चाहे वो मुस्लिम लीडरशिप हो, तो वो चीज आपको करना होगी, वो पहल। अब खाली अगर आप समाज से अलग रखोगे, अब हिंदू अलग हो गया, मुस्लिम अलग हो गए, ये तो गलत वे में जाएगी चीजें कि भाई प्रधानी का चुनाव है तो हम सब साथ साथ हैं, एमएलए का है तो थोड़ा अलग हो गए, लोकसभा का है तो फिर कहीं कहीं चले गए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तो आदर्श स्थिति है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे अमजद भाई। या तो होना चाहिए ऐसा, जो माहौल आप कह रहे हैं वो हर उस आदमी के दिल में जो अमन चाहता है, लेकिन अगर वो आदर्श स्थिति अभी नहीं है, हो क्या रहा है, मुस्लिम क्या सोच रहा है वाकई, मतलब एक ये भाव होगा कि यार आरएलडी ने धोखा दे दिया, तो आदमी बिल्कुल ये है कि भाई इस तरफ जाना नहीं है, ये हमारी तरफ होगा तो अब नहीं स्वीकार। असल में क्या है कि विधानसभा में तो मुस्लिम के वोट छोटे छोटे टुकड़ों में भी काम कर जाती है। जैसे अब मीरापुर है, यहाँ एक मुस्लिम बड़ी संख्या में है पूरे मंडल में, तो यहाँ तो वही जीतेगा जो मुसलमान जिसको चाहेगा, लगभग ऐसा जो सेकुलर दल जिनको कहते हैं। लेकिन लोकसभा में जाके वो चीजें बड़ी हो जाए तो मुसलमानों को उस हिसाब से अपने आप को सेट करना होगा कि लोकसभा में हमें किस तरह से अपने आप को सेट करना। जीत भी गए तो हमारे प्रत्याशी, ये हारा हुआ ही है तो हमारे बीच में रहेगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो। तो ये मुसलमानों को भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए वो थोड़ा थोड़ा, अब रमजान का महीना है तो वो चीजें कहीं ना कहीं चल रही है कि भाई किसको करना है, कैसे करना है। अभी मुसलमान उस संशय की स्थिति में है। गुरेज उसको भाजपा से भी नहीं, गुरेज उसको अब लोकदल से भी नहीं, लेकिन वो करे तो क्या। अब कोई भाषण भाजपा की तरफ से ऐसा आ जाएगा कि तो मुसलमानों को ठेस पहुंच जाएगी तो फिर मुसीबत। अब लोकदल अगर खामोश हो जाएगी तो मुसीबत। अखिलेश जी अगर कुछ ऐसा वैसा कुछ कह देंगे या खामोश हो जाएंगे तो मुसीबत। अब मुसलमान को तो हर तरह से लगता है कि करें तो करें क्या। अभी वो उस संशय की स्थिति में अपने आप को सेट नहीं कर पा रहा है, सच्चाई तो यह है। जयंत चौधरी जैसा कह रहे हैं कि भाई पार्टी का चाल चरित्र चेहरा नहीं बदलेगा और मुद्दे नहीं बदलेंगे, और जो परिपाटियां जिस परंपरा पे आरएलडी चल रही थी, भले ही भाजपा से गठबंधन हो गया हो, वो अपना चाल चरित्र चेहरा नहीं बदलेंगे। भरोसा है अभी? 2 एमपी के साथ आप क्या कर सकते हो ये तो सब जानते हैं। आपके एमएलए थे इतने सारे, तब आप बहुत कुछ न कर पाए। अब 2 एमपीओ के साथ आप बहुत ज्यादा कुछ कर पाओगे। जनता के बीच में कैसे विश्वास बना पाओगे ये तो आने वाला समय बताएगा। भाई आपके 2 सांसद बन गए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो आप किस तरह से, क्यों कल विधानसभा के चुनाव में होंगे 2027 में, तो कोई भी यहाँ सेकुलर दल जो अपने आप को कहते हैं वो बिना मुस्लिम के नहीं जीत सकते, ये उनको भी मालूम है। तो कल उन्हें 2027 में फिर मुस्लिमों के बीच में जाना है, तो वो किस तरह से उस गेम को अपना बनाएंगे और कैसे सेट करेंगे, ये उन लोगों ने कोई दिमाग में बनाया होगा तो बात दूसरी है, लेकिन अभी तक तो लगता नहीं है। भाई जी क्या नाम है? राकेश कुमार जी। राकेश कुमार जी। राकेश भाई कहाँ से हो? वैसे हम चोरावाला से। चोरावाला से जी। चौरावाला से। क्या महसूस आप माहौल महसूस कर रहे हो 2024 को लेकर आप? महसूस तो ये कर रहे हैं भाजपा की उम्मीद है तो ज्यादातर से भाजपा गठबंधन हुआ और भी ताकत मिली ना जाके, और जो जितने जहाँ समाज है सब जाएंगे करीब करीब, और तो बस सब खुश ही हैं। और सरकार तो बढ़े चल रही, कोई दिक्कत नहीं सरकार में तो जी। हाँ जी तो चुनाव लग रहा है कि आप किस तरफ पलटा भारी महसूस हो रहा है? रहेगा जी 100% भाजपा का रहेगा जी।
समय दिखाई दे रहा खुद ही। तो चाचा, चर्चा आपसे ही शुरू करी थी, आपसे ही खत्म करूंगा। हैं? जैसा अमजद भाई कह रहे हैं कि भाई एक ठेस तो लगी है मुस्लिम वोटरों को इस नए गठबंधन से, है दिल में दर्द उस बात का? नहीं, बहुत दर्द है इस बात का भाई। ये अपनी छोड़ के दूसरे में गए, इस चीज का दर्द है भाई। जब यहाँ थे जान माल से इसके साथ रहे, वोट दी इसे, और भाई अब भी खड़े हैं जैसा भाई इसके। अब कहाँ जावे बताओ, किसके साथ जावे ये बताओ। अब नजदीक का तो यही है भाई, नजदीक का विधायक यही है हमारा, हमारे जिले का है, इसलिए इसके साथ खड़े थे। और अब भी उम्मीद है जी उसके साथ ही रहेंगे। हाँ उम्मीद है? हाँ, पक्की उम्मीद है जी। अपनी उम्मीद है या परिवार की भी उम्मीद? हाँ, परिवार की भी है, जहाँ हम जाएंगे वहीं जाएंगे, परिवार भी। हाँ, जब अगर मैं आपसे पूछूं भाई, कुल मान लो कि भाई 100 वोट हैं मीरापुर विधानसभा में, कितनी वोट चंदन चौहान को मिल जाएगी अब? इसमें से जो है कुछ तो कटी जाएंगे, इसमें से मोमडन जो मोमडन वोट कटेंगे, इसमें से कुछ जुड़ी भी है, वे जुड़ी रहेंगी, कटेंगे जरूर। वैसे 100 में से कितने, अगर 100 मुस्लिम वोट है, कितनी वोट चंदन? 100 में से 50 50 वोट मिल जाएगी अब भी बीजेपी के गठबंधन में? हाँ, मिल जाएगी भाई, देंगे इसे भी लोग जो लगे हुए इससे, जो आदमी छवि अच्छी है, उसकी छवि अच्छी है, बस इसी वजह से जुड़े हुए आदमी से परिवार इसके। जैसा कह रहे हैं जमशेद जी कि भाई करीब 50% वोट, हालांकि मुझे तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा लग रहा है, आप लोगों को मिल जाएगी अब इस गठबंधन में, है संभावना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो फार्मूला शुरू में था, सबका साथ सबका विकास, और विभिन्न जल कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमने प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म का विकास किया है और बिना भेदभाव के किया है। तो जो फार्मूला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके चले थे, सबका साथ सबका विकास, उसके माध्यम से हमने प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक जाति धर्म का विकास करने का, प्रत्येक जाति धर्म में काम करने का काम किया है, और उसी के माध्यम से हम सबसे वोट मांगे हैं। अच्छा, लोगों के मन पर क्या बीतती है जब योगी जी शुक्रताल आते हैं, बाढ़ से ये पूरा क्षेत्र प्रभावित रहता है और योगी जी एक शब्द नहीं बोल के जाते? हमने लोगों के चेहरे पे बड़ी मायूसी देखी, बड़ी उम्मीद लेके लोग यहाँ पे आए थे कि भाई कुछ तो राहत की बात करेंगे योगी जी। जब हमारे मुख्यमंत्री जी पहली बार आए थे तो संभवतः बाढ़ से तुरंत बाद उनका कार्यक्रम था, तो इतनी जल्दी कुछ कहना मुख्यमंत्री के लिए शायद संभव नहीं था। अब दूसरी बार जब मुख्यमंत्री जी आए हैं तो वो इस पे आश्वासन दे गए हैं, और जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में जो फसल नष्ट हुई थी उसका सर्वे लगभग पूरा हो चुका है, और अब मुआवजे की जो एक प्रक्रिया है वो पूरी होने वाली है। समय कुछ ज्यादा लंबा नहीं होगा, एक मुख्यमंत्री एक क्षेत्र में 2 बार आ रहे हैं, और दूसरी मतलब वो शायद कई महीनों का गैप होने के बाद भी वो पुष्ट को ही ऐलान करके नहीं जाते कि ठीक है भाई आप लोगों की हानि हुई है, ये तो हम आपके लिए करेंगे। देखिए, जब कोई बहुत ज्यादा लंबा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त होता है तो उसमें समय जरूर लगता है, ये तो टालने वाली स्थिति है, टालने वाली नहीं है। आप देखिए, लक्सर से लेके और हस्तिनापुर तक कई लाख हेक्टेयर जो जमीन थी वो बाढ़ग्रस्त हुई, उसका सर्वे भी होना है, वो कंप्यूटराइज भी होनी है, सरकार के पास जानी है कितनी जमीन किसकी है। एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और जटिल प्रक्रिया है। प्रत्येक किसान के पास जाने के बाद जो लेखपाल है उसे जानकारी करनी है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि ऐसे काम में कहीं कहीं घालमेल या घोटाला होने का ज्यादा चांस रहता है। कुछ फर्जी किसान देखे हैं जब मुख्यमंत्री आने हो, एक हफ्ते पहले प्रोग्राम होगा, गांव में रातों रात सड़कें बनती हमने देखी हैं, और आप कह रहे हैं भाई इतना लंबा कि भाई मान लो कई महीने बाद भी वो ऐलान करके नहीं गए कि हाँ साहब 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में आप लोगों का मुआवजा, आपकी फसल नष्ट हुई मिल जाएगा आपको। मैं बता रहा हूं आपको कि मुआवजा जब पहली बार आए तो मुआवजा घोषित करने में जल्दबाजी होती है, लेकिन अब संभवतः मुआवजे की घोषणा हो चुकी है।
संभवतः आज भी आप मतलब क्लियर कहने की स्थिति में नहीं है, 2 दिन बाद आप कह लोगे आचार संहिता लगी, इसके बाद देखेंगे। मैं क्लियर कह रहा हूँ कि लगभग सभी किसानों का नाम तय होके मुआवजे की राशि शायद आ गई। सही कह रहे हैं वीरपाल जी, इतना लंबा समय लगना चाहिए? अमरीश जी मैं बताऊं, आज कृषि जो है व्यवसाय के रूप में विकसित हो रही कहीं ना कहीं, लेकिन किसी भी सरकार ने कृषि पे कोई ऐसा काम नहीं किया। कैसे किसान फसल उगाता है, अभी वो बाढ़ नहीं, अभी 8 दिन पहले फिर बाढ़ आ गई उस क्षेत्र में, किसी को जानकारी नहीं है कि उस क्षेत्र में दोबारा बाढ़ आ गई है और किस लिए वो बाढ़ आई, कैसे वो नदी की खुदाई हो रही थी सोलानी की वहां पे, और उसी कारण से कहीं कुछ कमियां उसमें टेक्निकली रही कि दोबारा बाढ़ आ गई। उन लोगों ने जो सरसों की खेती होती है हमारी वो बोई हुई थी, और गेहूं, दोनों गेहूं भी और हमारा वो मस्टर्ड ऑयल वाली सरसों वह खत्म होगी पूरी की पूरी। जो हमारा ये रोड गया है भोकड़ी से लक्सर, उसमें आप देखें जाके सारी वो फसल तबाह हो गई। तो वो किसान दोबारा से उसने कर्ज लिया था, दोबारा से फसल बोई थी, फिर तबाह हो गया। तो कोई जाके उनके आंसू पोंछने वाला नहीं है कि भैया ये क्या हुआ। आज की तारीख में पेस्टिसाइड की कीमत लगा लीजिए आप, उसके बाद आपके बीज कितने महंगे हैं। अगर आप अच्छा सा बीज लेने जाओगे मस्टर्ड का भी, तो वो भी 1500-2000 रुपए किलो है। अब उन्होंने बोया है, उसमें डीजल लगा होगा, जब उसकी जुताई गुड़ाई समथिंग समथिंग की होगी, और वो सब कैसे होगा, अब कहाँ से वो चीज किसान कैसे उभर पाएगा। इसके अलावा अगर कोई चीजें हो भी जाती हैं, मान लिया गन्ना हो गया, तो आज जैसे कि अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे लक्ष्मी नारायण जी कि 21 लाख से 30 लाख पे हमारा पहुंच गया वो। तो सरकार को क्या उस पर ध्यान नहीं देना था कि भाई आप तो ये 21 लाख की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हम, इसकी पेराई पूरी नहीं ठीक से हो पा रही, गन्ने के भाव में दिक्कत है, टाइम से पेमेंट नहीं होता, तो फिर आपने 9 लाख कैसे बढ़ गया वो। तो हमें दूसरी फसलों पे ध्यान देना था, जैसे कि हमारे पास तिलहन का मामला है, बहुत कमजोर है, हम विदेशों से हम उसको मंगा रहे हैं तेलों को, तो उस तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं है, बस केवल चुनाव और ये थोड़ा बहुत हो गया। ये कृषि अगर आपको विकसित करनी है तो इसको डीपली हमें जाना होगा। समथिंग इसकी बराबर में मिर्च की खेती है, मिर्च बो दी तो सब किसान बो देंगे मान लिया, तो उसको फिर उसको उठाना कैसे है। आपने डिमांड के से ज्यादा उत्पादन कर दिया तो मुसीबत है। तो आप उसको उठा के कहीं ना कहीं ऐसे कीजिए, कोई ऐसे प्लांट लगाइए कि आपने मिर्च को अगर ज्यादा किसान ने बो दिया, या आपने कहा कि भाई आपको 1 लाख उगाना है इसको, तो 1.25 लाख नहीं उगाएंगे, फिर आप उसको 90 और 1 लाख के बीच में रखिए। जो हम खरीदेंगे उसको हम कहीं ना कहीं चिली सॉस बना देंगे विदेशों की तर्ज पे। तो हमें विदेशों की तर्ज पे कृषि को विकसित करना होगा, तभी किसान का भला होगा। अब इतने सारे एरियाज में बाढ़ आ गई दोबारा से, किसी को पता भी नहीं है, जो यहाँ से प्रत्याशी है उनको भी पता नहीं कि यहाँ से दोबारा फिर बाढ़ आ गई है। साहब पहला मुआवजा मिला नहीं, दूसरी बार फिर फसल खत्म। हाँ, संभवतः पानी दोबारा आया है, वो क्षेत्र इस तरह का है, वहाँ पानी अगर बारिश ऊपर होगी तो पानी आता रहता है, लेकिन सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। और किसानों वीरपाल जी देखो, आप मान लो सेंटर के किसी मिनिस्टर के इस तरह के आप बयान दे रहे कि संभवतः बाढ़ आ गई है, आपका क्षेत्र है, आप नावाकिफ हैं? नहीं, ना वाकिफ नहीं है। अभी अमजद भाई ने बताया कि पानी आया है, मुझे जानकारी में है, लेकिन जितना प्रभावित पहले हुआ था ये क्षेत्र, इतना प्रभावित अभी इस बार नहीं हुआ, लेकिन पानी आया है। एक किसान का नुकसान हुआ तो दोबारा नुकसान हुआ है, ये हम मानते हैं, लेकिन समाधान की राह क्यों नहीं बनती? कोई समाधान के लिए जो ऊपर का जो क्षेत्र है उसकी, जैसे सोलानी नदी की खुदाई हमारी हो रही, तो उससे बहुत राहत मिलेगी। जो सोलानी की हम खुदाई करा रहे हैं और वो पानी सोलानी के माध्यम से हमारा सारा नीचे जाएगा, तो किसान को राहत मिलने वाली है। और आगे भी एग्जाम होंगे। अभी सुख तीर्थ परिषद का गठन हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, उसमें भी संभवतः बाढ़ के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा रखा जाएगा, ताकि किसान बाढ़ से ग्रस्त ना हो। असर पड़ेगा चुनाव पे, किसान की जो अनदेखी हुई, बाढ़ से लोग प्रभावित हुए बड़ी तादाद में, और 1 पैसे का मुआवजा अब तक तो नहीं मिला। बिल्कुल पड़ेगा। मैं खुद उस बाढ़ प्रभावित से हूँ, गन्ना सारा मर गया। अभी एक दिन पटवारी जी करताल आ रहे थे, उन्होंने इतने कागज बता दिए कि कहीं तहसील में वहां जाओ, इतने कि बस इससे तो मगा मुआवजा नहीं मिलने तो वही बेहतर रहेगा। और 2013 में बाढ़ आई थी, उसमें भी हमारा काफी नुकसान था। उस टाइम मुआवजा मिला था हमें, सरकार किसकी थी ये तो छोड़ दो, सरकार की तरफ से शायद ऐसा ही 12 रुपए पर बीघा के हिसाब से मुआवजा मिला था। और लागत तो सबको पता देखो। और अब की उम्मीद यह है कि कागज इतने बता दिए पटवारी जी ने, इतने बता दिए कि पेट नहीं भरने का, इतना तो मुआवजा आने का नहीं, भाई 12 नहीं तो उम्मीद है कि 20 आ जाएगा, और लग जाएंगे वहां 50, और
अपना काम छोड़ के भागा दौड़ वो रही है अलग। तो कुछ नहीं है, अंधी पीस रही, कुत्ते खा रहे, कितना पीस लिया कितना खा लिया कुछ नहीं, कोई अंदाजा नहीं है किसी को। बस सरकार है एक ढर्रे पे चल रही है। क्या माहौल है चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मरगो अहमद है। क्या माहौल आप 2024 को लेकर महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? बस 2024 के सामने तो एक ही चीज है, जिस तरह से यहाँ की पब्लिक परेशान है, महंगाई सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हर आदमी इस महंगाई से इतना परेशान हो गया जो अब तक नहीं था। रोजगार बाजार से खत्म हो गए। जो गरीब आदमी वो क्या करे भाई। उद्योगपति तो उद्योगपति होते जा रहे हैं, लेकिन गरीब को तो कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा 5 किलो अनाज मिल रहा है, लेकिन 5 किलो अनाज से किसका गुजारा होगा, कब तक होगा? सरकार अगर 5 किलो अनाज बंद कर दे और उससे बेहतर है कि रोजगार बढ़ा दे तो फायदा रहेगा। ये जो है, ये जो फ्री दे के और इस पब्लिक को मोहताज बनाना है, तो गलत है ना, लेना नहीं चाहिए ना। नहीं लेते क्यों हो? गलत है तो गलत दे रही ना, ये तो अब भिखारी बना रही है सबको, तो गलत है। लो ही ना, बहिष्कार कर दो इसका। भाई कल से हम राशन नहीं लेंगे, संगठन बहिष्कार करा, एक आदमी ने बहिष्कार करा, सब करे ना, सब करे तब होगा काम, ऐसे तो नहीं होने। हाँ 1 महीने में 5 किलो। हाँ जब सर्वे हुआ हर आदमी ने, जैसे इन्होंने मेरे माइक लगा दिया, जब इन्होंने माइक लगाया पत्रकारों ने, तो सबने क्या कहा, भाई हमने तो नो वोट दी कि राशन दे सरकार। अब सरकार क्या करेगी? सरकार तो फिर राशन नहीं देगी जब राशन से वोट मिल ली। अरे किसी एक आदमी ने भी ये कहा माइक पर खड़े होकर कि राशन का गोली मारो, हम कैंडिडेट बढ़िया होगा तो वोट देंगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं देंगे। कहा ही नहीं। साढ़े कुत्ते की तरह क्या था, राशन के झोड़े लियो फिर रहे वोट दे रहे, तो सरकार क्या करेगी? भाई सरकार भी यही चाहेगी, कहने का छोड़ो राशन ही दो, ये तो साढ़े राशन पे वोट दे रहे, बस इनका वजूद ही राशन है। आप जो कह रहे एक संगठन बनाओ, तो नेता हो मोड़ने के, संगठन बनाओ और बना के बहिष्कार करो, कहने कोई राशन नहीं लेगा यहाँ पे। आज से राशन बिल्कुल बंद। ये पद्धति गलत है, सरकार की नीति गलत है। अच्छा बोलना, लेकिन आप खुलकर बोल लो, लेकिन इस बार आप वोट जरूर दो। अगर कैंडिडेट बढ़िया हुआ, अब आप बताइए ये कैंडिडेट कहां से आ गया है? आचार्य प्रमोद कृष्णन कल तक तो क्या थे, बीजेपी की बुराई कर रहा था, है अब कुत्तों की तरह क्या थे, कांग्रेस की बुराई कर रहा। अरे भाई तू उसी मुंह से खा रहा, उसी से हग रहा है। आप तो देखते होंगे प्रमोद कृष्णन को, है? अरे कमबख्त किस मुंह से चला गया तो तू बीजेपी में, है? अगर कांग्रेस अच्छी नहीं लग रही थी तो अपने घर बैठ जाता, कुछ जरूरी तो था नहीं। अब जब भी डिबेट में बैठता है कुत्ते की तरह भौंकता है। अरे किस मुंह से पढ़ाई कर रहा तू आज बीजेपी की, और कांग्रेस की बुराई कर रहा। अब कांग्रेस में कौन सी बुराई आ गई? 70 साल तक कांग्रेस में बुराई नहीं थी, बुराई आ गई उसमें। तो मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई बात कहो तो आपके पास उस जवाब होना चाहिए उस बात का। ऐसा नहीं कि कभी उसकी बढ़ाई कर दी, कभी उसकी बढ़ाई कर दी, कभी उसकी बढ़ाई कर दी। नहीं, अब सरकार ने क्या दी, जो राशन प्रणाली तो खत्म होने जा रही थी। अगर लोग ये ना कहें कि नहीं हमने तो क्या दी इसी वजह से वोट दिया, और ये क्या दे सुरक्षा की वजह से वोट दी। टीवी तो आप देख रहे होंगे, टीवी पे जब भी माइक लगा था हर आदमी यही कहता हमने सुरक्षा की वजह से वोट दी, बुलडोजर की वजह से वोट दी। योगी ने कहा तो बुलडोजर को ही बढ़ा दो भाई, या राशन को और रहना दो सब कुछ। बछड़े घूम रहे हैं इनके बारे में तो आज तक किसी ने नहीं कहा, सबकी फसल खा रहे। एक बार ये नहीं कहा भाई इनका भी इंतजाम करवा लो। बताओ कहा क्या? किसी आदमी ने बंदरों के लिए कहा क्या? घरों में परेशान, खेतों में परेशान। ये तो कह रहे हो गया इंतजाम, क्या हो गया इंतजाम सर? 1000 बीघे में अभी काऊ सेंचुरी का निर्माण हुआ है पुरकाजी विधानसभा के अंदर। तो ये सभी बछड़े वो खुल भी गई है, तो जितना भी आवारा पशु हैं वो सब लगभग वहां 1 महीने के अंदर सब चले जाएंगे। अच्छा 16 बिजार मेरे खेत में अभी बैठे, अभी काट खाया है। नहीं वे थारे मारे नहीं है, 16 बिजार काट खाया अभी। बताओ वे कहाँ पे जाओगे? वे 16 बिजार भी काऊ सेंचुरी में जाने वाले, घबराओ मत, सब चले जाएंगे। हमें नहीं लगता वे काऊ सेंचुरी में चले जाएंगे, वे तो हमारी सेंचुरी काट के जाएंगे। नहीं नहीं जी, 250 पेड़ लगाए थे पॉपुलर के, तो उन्होंने सींग दे देकर 150 तोड़ दिए, सोई बच रहे।
उसका नुकसान कौन देगा? इसकी खिलाफत क्यों नहीं करते आप माइक के सामने? इसकी खिलाफत करो। क्या कैसे करे? आप नेचर को क्यों चैलेंज कर रहे हो? ये तो नेचर को चैलेंज करना है। नहीं, जो बदे पहले से चली आ रही चलना दो। भाई ये बताओ, आप नेचर से अलग हटकर कर रहे हैं क्या काम? जीव जीव को खा रहा, बताओ खा नहीं रहा क्या है? आपके यहाँ एक गौशाला है अध्यक्ष जी, आपके यहाँ एक गौशाला है शुक्रताल रोड पे, शुक्रतारे की। आप गए कभी उसमें? हैं? शायद नहीं गए होंगे डॉक्टर साहब। उसमें 8वें दिन कम से कम 8-10 पशु रोज मर जा। रोज वहां से 1-2 आते जाते देखे हम भी। बार में आपने तो खबर नहीं निकाली आज तक। कहाँ तक निकाल ले ये तो बताओ। आप देखते होंगे कि कितनी खबर निकाल ली उस गौशाला की, आज तक कोई एक्शन नहीं है। अब भी जाकर देखो तो 2-4 गाय अब भी मरी पड़ी होगी उसमें, और हालत देख लो खाली खोर, कुछ नहीं है। नहीं ऐसा तो नहीं, सरकार एक निश्चित गौशाला में सरकार एक निश्चित राशि पशुओं के लिए देती है। जो राशि देती है वो पर्याप्त है क्या? जो चलो मैं आपके मुंह से सुन लूं, जो राशि आप सरकार देती है वो पर्याप्त है क्या? नहीं, आप जैसे कह रहे हैं पर्याप्त नहीं भी हो सकती, लेकिन विभिन्न माध्यम से कुछ लोग ऐसे हैं जो दानी लोग हैं, भूसा दान करते हैं, कुछ हरा चारा दान करते हैं। इस माध्यम से गौशालों का काम चलता है। कुछ सरकार मदद करती है ऊपर से प्रत्येक पशु के रूप में। तो लगभग बहुत गौशाला ऐसी हैं जो बहुत अच्छी चल रही है। जानसठ में आप जाओ तो जानसठ में जिला पंचायत की गौशाला आप देखोगे तो इतनी अच्छी गौशाला चल रही है, ऊपर पंखे भी लगे हैं बिजली के, उन्हें खाने के लिए राशन भी है, उन्हें हरा चारा भी है, उनके नहलाने के लिए जो पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो बात राउत साहब आपका क्षेत्र की चल रही है, आपके क्षेत्र के लोग हैं और पत्रकार भी हैं। नहीं, ये पत्रकार हैं, इन्हें जानकारी ज्यादा है हमसे, लेकिन हमें भी थोड़ी बहुत जानकारी है। जो ये कह रहे हैं वो है। गौशाला में अगर ऐसी अनियमितता हो रही है तो हम लोग जाकर दोबारा एक बार देखेंगे, और गौशाला का जो देखरेख लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। मेरे पास फोटो भी है, वीडियो भी है, उनका अच्छी तरीके से अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाता। एक मोड़ने का जो मृतक पशु उठाते हैं वो उन्हें बुलाते हैं, 150 रुपए देते हैं, और उनको इन्हें ले जाकर बिहारगढ़ रोड पे हड़वाड़े बोलते हैं जिन्हें, वहां जाकर फेंक हुआ है। उन्हें कुत्ते गिद्ध उनका यो हाल हो रहा। चलो कहा इन्होंने कि भाई शिकायत आपने की? बोप्पा रोड पे एक गौशाला पड़ी है, 40 साल से मैं देख रहा हूं, उसमें एक भी गाय नहीं आई आज तक, और सुअर लौटते हैं उसमें। हाँ यही है, हुआ आज तक कुछ? बताओ। आपको भी कहा कि इसे पेपर में दे दो, नई मंडी वालों की है ये, जो नई मंडी मुजफ्फरनगरी गौशाला है उनकी है ये जगह है। हाँ तो देखो ना, और छत भी गिर गई, खोर भी ढागी, और वहां पे मच्छर मक्खी और सुअर लौटते हैं, वहां पे बुरा हाल है गौशाला के नाम पे। नई मंडी वालों को कम से कम एक आध बार तो सूचित कर दो कि प्रदेश में क्या हो रहा है, और तुमने गौशाला के नाम पे ये क्या कर रखा। मुर्गू भाई आपकी बात अधूरी रह गई थी, कुछ तर्क वितर्क को चल गए थे। आप कह रहे थे फ्री के राशन से के आधार पे आप वोट नहीं करेंगे क्या लोग? नहीं, देखो ऐसा है, आधार ये जो फ्री का राशन है वो गवर्नमेंट दे के इन लोगों को भिखारी बना रही है। अगर महंगाई सस्ती हो जावे, फ्री नाज ना मिले, वो ज्यादा बेहतर है। 5 किलो नाज मिल गया, क्या एक दिन खावेंगे कुनबा? ये बताओ आप मुझे। क्यों खावेंगे जब हम कमाने लायक हैं? क्यों खावें हम? किसी का तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं गवर्नमेंट जो रोजगार का मकसद है उस पे ध्यान देवे, गरीब लोगों की कारोबार पे ध्यान देवे। जो गरीब लोग जहाँ दुकानदार हैं, छोटा व्यापारी है, ये इतना आज की तारीख में परेशान है कि इसके रोजगार की तरफ ध्यान देगी गवर्नमेंट तो जरूरत नहीं पड़ने इन चीजों की। सबका साथ सबका विकास का नारा है, और सरकार कह भी रही हम सब हर तबके को सहूलियत दे रहे हैं, हर तबके तक विकास योजनाओं का लाभ भी पहुंच रहा है। क्या उस आधार पर लोग वोट दे रहे हैं? देखो जी, जिन लोगों जो इस चीज के आदी हो गए वो तो उसी चीज पे वोट देवेंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस वोट पे, इस चीज पे नहीं वोट देंगे, वो विकास पे वोट देवेंगे। अब तक के जो विकास हुआ सारी पब्लिक के सामने है, कोई एक आदमी के सामने ही नहीं है। जब से जीएसटी लगी कुछ रोजगार पे जब फर्क पड़ गया, उससे पहले नोटबंदी हुई, जितना आम आदमी था उसकी जेब पे जब से फर्क पड़ गया, आम आदमी से नोटबंदी करके
नोटबंदी में क्या हुआ, लोगों को जो है इतनी परेशानी हुई। बड़े लोगों के तो घर पे नोट बदले गए, जो छोटे लोग थे वो लाइन में लग लग के मर गए। किसी की शादी है, किसी का आदमी बीमार है, वो क्या करे, वो तो लाइन में लग रहा। कितने लोगों की मौत भी हुई इसमें नोटबंदी में। अब पहले जो है 1000 का नोट बंद हुआ, गवर्नमेंट ने 2000 का नोट चला दिया। अब गवर्नमेंट ने 2000 का बंद कर दिया, अब क्या 500 का बंद हो जाएगा। तो ये तो पब्लिक को गुमराह करने का काम चल रहा भाई। डिसीजन ले गवर्नमेंट, अगर वो 2000 का मान लो बाजार से 1000 का नोट बंद कर रहे हैं, उसी वक्त जो 2000 का भी तो हो सके था बंद, क्यों नहीं हुआ 2000 का बंद? 500 का नोट चलता रहता। जितना बड़ा नोट होगा उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार होगा। छोटे आदमी के पास 2000 का नोट लेके चले जाओ, बाजार में खुला नहीं मिलने का, बड़े आदमियों के गड्डियों में जा रहे नोट। तो इस वजह से जो है ये मामला जो है बहुत खराब चल रहा है। नहीं, जब तुम ये अपने भाई बता रहे हैं कि जितना बड़ा नोट होगा इतना ही बड़ा भ्रष्टाचार होगा। तो सरकार ने इसलिए 2000 का नोट बंद कर दिया ताकि भ्रष्टाचार ना हो। तो 3 साल में, जब 3 साल 2000 का नोट चला तो भ्रष्टाचार फिर 3 साल में रुकवा दिया। हाँ, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा, बिल्कुल अंकुश लगा। 2000 का नोट बंद हुआ था, जब 2000 का क्यों नहीं हुआ था? उसी टाइम गवर्नमेंट ने डिसीजन क्यों नहीं लिया? जब नोट बंद करके आप 2000 का क्यों लाए? हमारे मरगूब भाई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नहीं, आप भाजपा के हैं, वो तो देखो ये तो तर्क है। मैं बताऊंगा, अभी इन्होंने नोटबंदी पे बात की तो इन्हें जानकारी होनी चाहिए कि नोटबंदी से देश को कितना फायदा हुआ। नंबर 1, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पैर पसारे पड़ा था, वो उस आतंकवाद पे अंकुश लगा। आज की तारीख में एक आधी घटना को छोड़ के जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कोई घटना नहीं होती। बहुत बड़ी घटना। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पे अंकुश लगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इन 5 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या प्रोग्रेस हुई? बताइए क्या प्रोग्रेस? आप जम्मू कश्मीर जाओ और घूम के आओ, आपको प्रोग्रेस का तब पता चलेगा। आज सुनो मेरी बात सुनो, आज वहां पर्यटकों की संख्या पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। आज वहां पर्यटक बेझिझक और निडर होकर घूमता है। आज वहां पर्यटक घूमने के लिए उसे सिक्योरिटी या डर नाम की चीज नहीं उसके पास में, उसे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। पुलवामा हमला फिर कैसे हुआ, अध्यक्ष ये भी बता दो। नहीं, क्यों छोड़ दे? 40 जवान चले गए, उसे छोड़ दो। उस पे किसकी नींव रखी गई ये तो बता दो। पुलवामा हमला एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था और वो आत्मघाती हमला था। आत्मघाती हमले के लिए आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सुनो मेरी बात सुनो। आम आदमी एक सेब भी अगर खाएगा वो भी चेक होकर खाया जाएगा, वो भी 500 किलो RDX, वो भी जम्मू कश्मीर में। आपकी सरकार इस मुद्दे पे फेल है। सुनो आप पहल नहीं कह सकते। हमारे देश के कुछ गद्दार लोग ही इस घटना में शामिल थे, उनका नाम भी उजागर हुआ। जो देश में गद्दार लोग थे उन पे भी कार्रवाई हुई और आगे भी उन पे कार्रवाई होने वाली। अगर आतंकवादी घटना को जो है वे आतंकवादी घटना में लिप्त पाए गए, आगे भी कठोर कार्रवाई होगी। चलो लोकल पे आ जाते हैं मरगूब भाई। चंदन चौहान और चंदन चौहान का जयंत चौधरी आप लोगों का साथ छोड़ के आप बीजेपी के साथ चले गए, कितनी बड़ी चोट आप लोगों को लगी है और मन में कितना गुस्सा है इस बात को लेकर? देखो जी, हमारे तो मन में गुस्सा नहीं, जहां उसका अच्छा लग रहा है वो चला गया, जहां हमें अच्छा लगेगा वहां वोट दे देंगे। अगर उन्हें अच्छे बुरे का ख्याल होता तो वो छोड़ के नहीं जावेता। और इसका रिजल्ट उन्हें अब से 5 साल बाद पता लगेगा खुद को कि मैंने अच्छा किया था या बुरा किया था। चंदन चौहान आपके क्षेत्र के विधायक है, आपसदार तो नजदीक है, हमारा तो भतीजा लगे। वोट का क्या करोगे इस बार मरगूब भाई? वोट का हालात बतावेगा, अभी कुछ नहीं है। चुनाव में टाइम है, आगे कौन कौन कैंडिडेट आ रहा, क्या हो रहा। अभी सिर्फ एक चंदन कैंडिडेट बना, बाकी जो कैंडिडेट आवेंगे उसके बाद निर्भर होगा वोट किसे देनी। हमें हो सके हम चंदन को वोट दे दे, आगे हमें कोई कैंडिडेट अच्छा ना लगा तो हम चंदन को वोट दे दे। टाइम बतावेगा ना
क्या पता चंदन से भी खराब कैंडिडेट लिया हुआ पार्टी कोई, चाहे सफाई का उससे खराब कैंडिडेट ले आई, नहीं वोट करना क्या, चंदन को वोट करेंगे, कैंडिडेट को वोट देंगे जो क्षेत्र का काम करेगा। इसलिए जो है हम जो है वोट जो आप वोट के बारे में पूछे, वोट तो हालात पे होंगे, जैसा वक्त पे हालात बनेंगे वैसा होगा। तो ये मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। हर आदमी की अपनी अलग अलग राय है। चाचा तो कह रहे हैं मैंने जिंदगी में आज तक वोट ही नहीं दी, शायद इस बार इनकी पसंद का कोई कैंडिडेट आवे तो वो वोट दें। अभी चूंकि सभी पार्टियों के कैंडिडेट सामने नहीं आए हैं तो तस्वीर तो साफ नहीं है, लेकिन क्षेत्र के लोगों से जो जुड़ाव है उसके आधार पे यहाँ कुछ मुस्लिम वोटर भी है जो कह रहे हैं कि भाई वोट चंदन चौहान को भी जा सकती है। पूरी तस्वीर तो जब सभी पार्टी कैंडिडेट मैदान में होंगे तभी साफ होगी।